Hello and very good evening to all. My name is Rahul Bharadwaj and I welcome you all on this Pathfinder platform. So in today's session we are going to talk about RBI's latest announcement. Okay, RBI ने जो आज ही अनाउंस किया है कि 50,000 करोड़ का जो है फंड सपोर्ट दिया जाएगा। RBI की तरफ से 50,000 करोड़ का फंड सपोर्ट दिया जा रहा है कोविड रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ओके क्योंकि आपको पता है सिचुएशन बहुत ही ग्रिम होती जा रही है इंडिया के अंदर। जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस का, जो सेकेंड वेव है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटेंस है, या आप कहिए कि एक तरह की सुनामी यहाँ पे देखी जा रही है। क्योंकि फर्स्ट वेव में मैक्सिमम हमने केसेस देखे थे 97,000 के अराउंड थे। इस बार जो सेकंड वेव है वहाँ पे डेली बेसिस पे आपके 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं। ओके, डेली जो है हज़ारों इस तरह से लोग जो है मर रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई का इशू आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ओके कई जगह पे हम देख रहे हैं बिल्कुल सिस्टम फेल सा हो रहा है। तो ये जो पूरा इशू है वहाँ पे ओके फंड सप्लाई को लेके, मनी सप्लाई को लेके कोई इशू ना रहे, इसलिए आरबीआई की तरफ से ये अनाउंसमेंट किए गए हैं हेल्थ केयर के लिए। ये जो है इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट है इसी के साथ, उसको भी हम लास्ट में लेंगे। इस पूरे इशू को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ राहुल भारद्वाज एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई विल बी टेकिंग ओके करंट अफेयर के टॉपिक्स में लूँगा और जनरली जो हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स पे रहेगा। तो जो भी आपके इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक होंगे उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ओके, ताकि आपको इजीली समझ भी आए चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने यहाँ पे अनाउंस किया है 50,000 करोड़ रुपीज़ की ये जो लिक्विडिटी विंडो है, और ये जो आपका इतना पैसा दिया जाएगा है ना, वो 3 साल के लिए आपका वैलिड होगा। 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। और ये जो लोन इतना, ये जो पैसा दिया जाएगा किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा? रेपो रेट पे दिया जाएगा। रेपो रेट क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट, वो ब्याज दर जिस पे आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। ओके, कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई से लोन चाहिए तो वो जो ब्याज दर चार्ज करेगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। सो रेपो रेट अभी क्या है? एट प्रेजेंट आपका 4% है। तो ये 4% की इंटरेस्ट रेट पे ये इस तरह से लिक्विडिटी की विंडो है जिसको कि बैंक्स जो भी है टैप कर सकते हैं। ये जो पैसा है क्या करेगा? ये 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ गया तो हम क्या कहेंगे? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी का मतलब आप समझिए मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है? हेल्थ रिलेटेड, कोविड के कंटेक्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कंटेक्स में आपका खर्चा होगा, है ना। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ केयर सर्विसेज है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है? ओके, जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ऐसी कंपनियां जो भी वैक्सीन को बना रही हैं, ऐसी कंपनियां जो कि वैक्सीन का इंपोर्ट कर रही हैं, ओके, किसी भी तरह से वहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हो गए वो सब इसके अंदर आएंगे। मेडिकल डिवाइसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी आपकी लैब हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं जो भी टेस्टिंग वगैरह कर रही हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। ऑक्सीजन की जो सप्लाई कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स की जो सप्लाई कर रहे हैं, ये सब इसके लिए एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कोविड रिलेटेड आपके पेशेंट्स हैं, ओके, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये किस तरह से रहेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पेशेंट्स को, इवन जो लॉजिस्टिक फर्म्स हैं, है ना, या कोविड रिलेटेड ड्रग्स में जो डील कर रहे हैं, उनको भी ये आपने फैसिलिटी इसकी दी है कि ये जो बेनिफिट मिलेगा आपको 50,000 फंड सपोर्ट का, वो इन सभी लोगों को बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल देखने से ये हमें पता चल रहा है कि आपका जो भी कोविड रिलेटेड सर्विसेज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सब के लिए ये आपका इतना सारा पैसा दिया जा रहा है ताकि इन सर्विसेज के अंदर कोई भी कमी ना आए, है ना। पैसे की कमी की वजह से यहाँ पे कोई इस तरह से परेशानी ना हो। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आरबीआई ने तो अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, आरबीआई पैसा तो देता है लेकिन बैंकों की तरफ से आगे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना। कई बार हमने देखा कि जो पॉलिसी रेट होती है, मतलब जो रेपो रेट होती है, आरबीआई कम कर देता है, फिर भी उसका बेनिफिट आगे नहीं जाता है। दैट इज दिस मॉनिटरी ट्रांसमिशन। तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई कोशिश कर रहा है इंसेंटिवाइज करने की, है ना। बैंकों को इंसेंटिव दे रहा है। आरबीआई कह रहा है कि हम आपको कुछ ऐसे प्रोविजन देते हैं जिससे कि आप क्या करोगे, ये जो क्रेडिट है ना, ये जो पैसा हम दे रहे हैं इतना सारा, इसकी सप्लाई आप आगे करोगे, है ना, इसको रोक के नहीं बैठ जाओगे, समथिंग लाइक दिस। तो आरबीआई ने क्या किया? इंसेंटिव क्रिएट करने के लिए आरबीआई ने कहा कि ये जो पैसा है, आप जो क्रेडिट सप्लाई दोगे, ये किस तरह से होगा? आपके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। आरबीआई क्या कह रहा है? अगर आपने यहां से किसी को उधार दिया है तो ये जो लोन है ना, आप जो ये लोन दे रहे हो कोविड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसको हम कहां पे क्लासीफाई करेंगे? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई करेंगे।
जब तक उसका रीपेमेंट नहीं हो जाता या जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक उसको प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आरबीआई इसको आरबीआई के द्वारा ये लाया गया। आरबीआई कहता है यार काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, जैसे आपके वीकर सेक्शन हो गए, जो लोअर इनकम ग्रुप है, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमई हो गई, या एक्सपोर्ट क्रेडिट है। ऐसे ऐसे एरियाज़, ऐसे सेक्टर जहाँ पे बैंक जो है लोन देने से घबराते हैं कि यार यहाँ पे लोन दिया तो वापस आना मुश्किल है, ठीक है ना, हम बेटर जगह पे देते हैं जहाँ पे रिकवरी आराम से हो जाए। गेटिंग दिस? तो जो रिस्क वाले सेक्टर हैं या ऐसे सेक्टर हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लोअर इनकम वीकर सेक्शन हो गए, एजुकेशन के लोन हो गए, वहां पे ये सप्लाई करने से डरते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, इन सारे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाल दिया। और आरबीआई ने कहा कि मिनिमम, जैसे अभी आपके जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया, प्राइवेट बैंक हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर जो फॉरेन बैंक है जिनकी अच्छी प्रेजेंस है इंडिया में, उन सब के लिए अभी 40% का ये टारगेट रखा हुआ है ना। जितनी भी आप लोन दे रहे हो उसका 40% इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अभी क्या क्या है, ये सारे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे हेल्थ केयर पे कुछ हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, कोई कम्युनिटी हॉल आप कुछ बना रहे हैं, समथिंग, फाइन। रिन्यूएबल एनर्जी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये सारे सेक्टर हैं। इसके अलावा क्या है, वीकर सेक्शन भी यहाँ पे है। क्लियर? इन सारे सेक्टर्स के अंदर लोन दिया जाएगा, उसको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और आरबीआई कहता है ये कंपलसरी है कि इतने % आपको जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। अभी लास्ट ईयर जो आपका था आत्मनिर्भर भारत अभियान, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है नई कैटेगरीज भी ऐड की गई थी। जैसे आपके स्टार्टअप को इंक्लूड कर लिया था, है ना, लास्ट ईयर। फार्मर्स को जो लोन दिया जा रहा है सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए, ओके, उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था। जो सोलर पंप वगैरह लगाए जा रहे हैं उसके लिए आपकी एक स्कीम भी आई थी, पीएम कुसुम स्कीम करके, बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, फाइन। तो इनको इंक्लूड कर लिया। कोई अगर आप कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट लगा रहे हो तो इनके लिए जो लोन सप्लाई होगी वो भी आपने प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड कर ली। इनको याद रखना जरूरी है कैटेगरीज को, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड होता है, नहीं होता है। तो ये आपको समझ आ गया। अब क्या है, बैंक्स अगर लोन दे रहे हैं तो हर बैंक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था जो भी कमर्शियल बैंक एटसेट्रा है उनके लिए 40% है ना, 40% है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कुछ नहीं है, बस इसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पस, ओके, जितना भी बैंक ने जो है लोन दिया हुआ है या जो एडवांस दिए हुए हैं ना, उसके वही समझ लीजिए एडजस्टेड में कुछ नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज है उनको एडजस्ट कर दिया। तो आप इतना समझिए कि जो भी बैंक का लोन या एडवांस है उसका नेट माना जा रहा है 40%। ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है रीजनल रूरल बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए, ठीक है, इनके लिए ये 75% का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये जो कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, इनमें अगर आप लोन दे रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो ये किस में काउंट करेगा, प्रायोरिटी सेक्टर में इसको इंक्लूड करेगा, है ना। कब तक किया जाएगा, ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होगा, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा, तो तब तक के लिए इनको इंक्लूड किया जाएगा। अब ये एक हो गया इंसेंटिव। एक और इंसेंटिव यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ये आरबीआई का डेटा है। देखिए किस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जाती है। जैसे एग्रीकल्चर में टारगेट आपको दे दिया 18%, जो आपके लोन दिए जा रहे हैं उसका 18% एग्रीकल्चर में होगा। तो कितना कितना पूरा किया हुआ है वो एक बता रखा है, जस्ट टू मेक यू अवेयर, ठीक है, किस तरह से ये होता है। ये फिगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने का, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, 40% है और 75% है। अब एक और एडिशनल इंसेंटिव इन्होंने क्रिएट किया। एडिशनल इंसेंटिव में क्या किया आरबीआई ने, देखिए कई बार क्या होता है, बैंक के पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, या आपके पास आपके घर पे भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है ना, तो मम्मी पापा कहते हैं यार बेटा यहाँ क्यों रख रखा है, बैंक में डाल दो इसको, जो इंटरेस्ट है कुछ ब्याज तो मिलेगा, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो इसको। तो इसी तरह से बैंकों के पास क्या होता है, जो पैसा पड़ा होता है सारा का सारा पैसा, बैंक ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा लोन में दे देते हैं, है ना, काफ़ी सारा पैसा इनके पास पड़ा होता है। तो कई बार जो एक्स्ट्रा मनी इनके पास है उसको ये क्या कर देते हैं, पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास में। जैसे आप घर से पैसा ले जाके बैंक में जमा करते हैं, तो बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। तो आरबीआई के पास ये पैसा पार्क कर देते हैं। उस पैसे के लिए आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बैंकों को देता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट।
क्योंकि रेपो रेट तो क्या थी, वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई चार्ज कर रहा है, आरबीआई ने पैसे दिए बैंक को, तो जो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर चार्ज करेगा वो हो गया रेपो रेट। अब बैंक अगर एक्स्ट्रा मनी है, क्योंकि आरबीआई तो जनरली उधार लेने से रहा, ओके, आरबीआई तो मनी सप्लाई को मैनेज करता है क्योंकि पूरा काम ही उसका वही है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है बैंकों का वो आरबीआई के पास जाएगा, तो ये रिवर्स रेपो रेट चार्ज करेंगे। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बैंकों को देगा, और हमेशा आपका रेपो रेट से कम होता है। अदरवाइज रेपो रेट से कम नहीं होगा तो सारा पैसा बैंक जो है लोगों को लोन देने के बजाय सारा पैसा वहीं पे रखेंगे, बैंक देखेंगे हमें तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, रिस्क क्यों ले ज़्यादा। तो ये रिवर्स रेपो रेट होता है ना। तो अभी प्रेजेंट में आप रिवर्स रेपो रेट देखोगे, दैट इज 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। मतलब बैंकों को जो आरबीआई से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और रेपो रेट आपका 4% है। तो आरबीआई क्या कह रहा है कि आप जितना पैसा उधार दोगे, है ना, ये जो अभी कोविड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए आप एक लोन बुक बना लो, कोविड लोन बुक। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार दे दिया, कोविड लोन बुक में आपने 100 रुपये उधार दे दिया, तो इसके ऊपर इस 100 रुपये पे हम आपको जो है अगर इतना पैसा आप हमारे पास में जमा कर रहे हो, है ना, आरबीआई के पास इतना पैसा अगर आपका जमा है, तो उस पर हम आपको 3.35 की जगह 3.75% का लोन देंगे, मतलब इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना, इतना ब्याज देंगे। तो कहने का मतलब है आपको जो रिवर्स रेपो रेट है उससे 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा आपको मिल रहा है ना, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। इसको सिंपल तरीके से समझें तो आरबीआई कह रहा है भाई अगर आप हमारे पास पैसा रखते हो तो जनरली आपको 3.35% का ब्याज मिलता है, लेकिन जितना पैसा आपने कोविड के लिए उधार दिया है उतने पैसे पे हम आपको क्या ब्याज देंगे, 3.75% का, ठीक है। तो ये इंसेंटिव इनको मिल गया, बैंक देखेंगे कि यार इस पैसे पे हमें ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है तो चलो देना स्टार्ट करते हैं ना। वैसे भी इमरजेंसी सिचुएशन है, बैंकों को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव भी क्रिएट किए गए हैं। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, ये जो टर्म यूज हो रही है बेसिस पॉइंट है ना, बेसिस पॉइंट, तो इसे भी समझते हैं। जनरली 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट्स होता है। तो ये 40 बेसिस पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, इसको 0.4% लिख देते, कहाँ दिक्कत आ रही थी, है ना। जब भी आप देखते होंगे न्यूज़ में आता है कितने बेसिस पॉइंट से इसको कम किया, ओके, रेपो रेट हो कि इतने बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। बेसिस पॉइंट इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आरबीआई बोलेगा कि अच्छा 0.4% से आपकी रेपो रेट को कम किया है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता है ना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, लोगों को क्या पता चलेगा यार 0.4% में क्या होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये जो बेसिस पॉइंट है ये इस चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए कि लोगों को थोड़ा इसका पता चले, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 0.4%। ये भी पूछा हुआ है आपका, है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी एग्जाम में आती रहती हैं। तो 2 इंसेंटिव आरबीआई ने क्रिएट कर दिया और कहा कि आप लोन सप्लाई ये जो है देना स्टार्ट कीजिए। 50,000 करोड़ का जो हम फंड सपोर्ट दे रहे हैं इसको आप फटाफट दीजिए, सबको सप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ और काफ़ी सारे मीज़र आरबीआई ने लिए हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा मीज़र ये है कि 10,000 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जा रहा है। मतलब इतना पैसा जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के थ्रू, ओके, जो छोटे उद्योग हैं, जो माइक्रो मीडियम इस तरह की जो एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ओके, माइक्रो एंड स्मॉल ही है, मीडियम भी नहीं है, मतलब जो छोटे आपके छोटे लेवल पे जो उद्योग हैं, बिजनेसेस हैं, क्योंकि सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो हुआ है इन्हीं के ऊपर हुआ है। बड़ा जो बिजनेस होता है थोड़ा उसके पास कैपिटल होता है, सेव करने का भी होता है, तो वो इस शॉक को विदस्टैंड कर जाता है ना, उसको झेल लेता है। लेकिन यहाँ पे आपके छोटे छोटे बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे 10,000 करोड़ का सपोर्ट दिया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के थ्रू। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या करेंगे, इस 10,000 करोड़ को अवेल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होगा, ये ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, जनरली 1 से 3 साल के लिए होता है। ओके, रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, रेपो ऑपरेशन में कोई भी बैंक है आरबीआई से लोन ले रहा है ना, तो वो जनरली 28 डेज समथिंग लाइक दिस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप इतने कम टाइम के लिए लोन दे रहे हैं तो बैंक कहेंगे यार इतने से टाइम में हमारा क्या होगा, कम से कम हमें ज़्यादा टाइम के लिए लोन दो ताकि हम आगे भी दें तो वो ज़्यादा टाइम के लिए दे सके। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये रेपो ऑपरेशन है लॉन्ग टर्म कर दिया, स्पेशल 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लास्ट ईयर भी आरबीआई ने किया था, 1 से 3 साल के लिए इनका रहता है टाइम पीरियड।
यहाँ पे फ्रेश लैंडिंग दी जाएगी। 10 लाख रुपए एक बोरोवर को दिए जा सकते हैं। जो छोटी और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनको ये सपोर्ट दिया जाएगा। फ्रेश लैंडिंग टू स्मॉल, अब ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी लैंड कर सकते हैं, फाइन। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा तो इनको ब्याज दरों में छूट और ये सब आपका मिलेगा, फाइन। इसके अलावा आरबीआई ने और काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे आपका जो केवाईसी नॉर्म्स हैं उसमें वीडियो के थ्रू भी आप केवाईसी नॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ है। एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जानना है ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क। रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है कोविड रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट है ना, मतलब ऐसा लोन जो आपने किसी इंडिविजुअल को दे रखा है, किसी बिजनेस को या एमएसएमई है ना, लघु मध्यम और इन सब उद्योगों को दे रखा है, तो वो क्या है, अगर आपने लोन दे दिया और वो स्ट्रेस्ड एसेट कब माना जाएगा, या तो वो एनपीए हो गया हो है ना, या फिर वो रीस्ट्रक्चर्ड हो। एनपीए का मतलब है, मान लीजिए किसी बैंक ने लोन दे दिया और उस लोन पे आपको 3 महीने तक, कोई कमर्शियल लोन है उस पर 3 महीने 90 डेज तक आपको किस्त नहीं आ रही है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए चला जाएगा, स्ट्रेस एसेट हो जाएगा, फाइन। तो इसमें क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग भी कई बार की जाती है। कोई बंदा कहता है कि भाई देखो मेरी किस्त इतनी है, मैं इतनी किस्त नहीं चुका पाऊंगा, आप थोड़ी किस्त को कम कर दो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, मेरी ईएमआई कम कर दो, तो इसे हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। तो आरबीआई कह रहा है कि जिन्होंने पहले इस तरह से बेनिफिट नहीं लिया है, चाहे वो कोई भी हो, और जिनका एक्सपोजर 25 करोड़ तक का है, एंड वो हैव नॉट अवेल्ड द रीस्ट्रक्चरिंग अंडर द अर्लियर रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क, जो लास्ट ईयर था आपका, आई थिंक अगस्त के अंदर ये अवेलेबल हुआ था, तो जिन्होंने ये बेनिफिट नहीं लिया है वो सब बेनिफिट ले सकते हैं ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 में। मतलब अगर आपने 25 करोड़ तक का लोन ले रखा है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो आपकी ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग इज प्रपोज्ड मे बी इन्वॉक्ड, ये आपका सितंबर तक अवेलेबल होगा, सितंबर तक आप इसको इवॉक कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मीजर लिए। तो बेसिकली आप देखोगे सारा फोकस हेल्थ केयर के ऊपर है, और इसके अलावा जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको भी सपोर्ट करने की बात की जा रही है। अब ये देखिए पूरा इशू तो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आरबीआई का ऑब्जर्वेशन ये है, आरबीआई काफ़ी होपफुल है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, ये जो सेकंड वेव का शॉक है, इसको बेसिकली इससे हम फाइट करते हुए वापस से रिकवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव से हम बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमारा जीडीपी ग्रोथ -23% था, फिर सेकेंड क्वार्टर में -7%, फिर हम पॉजिटिव पे आ गए 0.4%, फाइन। तो आरबीआई काफ़ी यहाँ पे होपफुल है कि हम इसको अच्छे से डील कर सकते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इन्होंने मीजर्स भी लिए हैं, और इन्फ्लेशन के लिए भी आरबीआई ये कह रहा है ना, महंगाई के लिए, कि आपका नॉर्मल मानसून है, मानसून नॉर्मल होता है तो फूड जो आइटम्स होते हैं उनकी महंगाई दर कंपेरेटिवली कंट्रोल होती है। तो आरबीआई इज़ वेरी होपफुल, क्योंकि इन्फ्लेशन का कंट्रोल रहना भी ज़रूरी है, अदरवाइज वो ग्रोथ को हिट करेगा, लोगों को भी नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी को होता है, सैलरीड पर्सन को होता है जिनकी फिक्स सैलरी है। सो दिस इज़ ऑल, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे आपका क्रिएट हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन है। सो दिस इज़ एक्सीलेंट इनिशिएटिव बाय द आरबीआई, एंड देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है आने वाले टाइम में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ आपका इस सेशन का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फाइन। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी पे आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द फ्री क्लासेस। अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्री आपकी क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, वो आप ले सकते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंटेंस बना सकते हैं और ज़्यादा फोकस बना सकते हैं अनअकैडमी के साथ में। तो ये आपका जो सब्सक्रिप्शन है अभी वैलिड है, जिसमें आपको ये 20 बुक्स दी जाएंगी, फिजिकल बुक्स हैं आपकी, और जिसमें ऑलमोस्ट 100% सिलेबस आपका कवर है, फाइन। ये आपके पास में है, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ का बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो नेक्स्ट जो प्रीलिम्स है, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स है, वहाँ तक आपका वैलिड रहेगा। तो जुलाई 31 तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है, 1 साल का। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको अपना प्लान चूज़ करना है, देन यू नीड टू पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक, ऑप्शनल के लिए आप जा सकते हो, दोनों को कंबाइन भी आप कर सकते हो। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, फाइन। लोन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल कराया गया है, ये फ्री टेस्ट होता है हर संडे को, फ्री टेस्ट सीरीज आपकी है, तो इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।